जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं, आपको पता होगा कि आरपीएफ एसआई का एग्जाम डेट दे दिया है जो कि 2 दिसंबर से आपका प्रारंभ है। तो इसमें हम लोग आज फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का महामैराथन वीडियो इस वीडियो में देखेंगे और एक भी फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया। आरपीएफ एसआई में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी को आपका आज को आंसर देखना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपको आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी कि संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, यह चीज पूछा गया। देखिए संवेग संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता रहनी चाहिए। संवेग बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुना वेग। क्या दोस्तों बोलिएगा, द्रव्यमान गुना वेग। ये आपका होता है संवेग बराबर। तो संवेग को किस में डिनोट करते हैं, पी में, और द्रव्यमान को किस में करते हैं, मास, और वेग को किस में करते हैं, भी से। तो पी इंटू एम भी होता है, तो ये चीज बराबर पी बराबर एम भी होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संवेग। तो संवेग का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा केजी मीटर पर सेकेंड। क्या बोलिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। और संवेग के साथ साथ आवेग का भी यही एसआई मात्रक होता है, तो ये भी दोनों को एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जब हम लोग देखते हैं तो अगला प्रश्न में बोला गया अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो अनिश्चितता का सिद्धांत, इसका पूरा नाम है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। यहाँ से हो जाएगा बर्नर हाइजेनबर्ग। क्या हो जाएगा, बर्नर हाइजेनबर्ग हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और इसका जो सिद्धांत दिया था ये कब दिया था, तो 1927 ईस्वी में। कब दिया था, 1927 ईस्वी में दिया था। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए ज्यादा क्वेश्चन है इसीलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट की तरफ से चलेंगे, तो आपको समझना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एसआई पद्धति में गुणज 10 पर पावर माइनस 18 का उपसर्ग है। ये दोस्तों आरपीएफ एसआई में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए कि 10 पर माइनस 18 क्या होता है, 10 पर पावर माइनस 21 क्या होता है, 10 पर 5 क्या होता है, 4 क्या होता है। तो ये सब चीज एकदम आपको याद रखनी है कि किसका क्या होता है। तो 10 पर पावर माइनस 18 को हम लोग बोलते हैं आट्टो। क्या बोलते हैं, आट्टो बोलते हैं। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। क्या बोलते हैं, 10 पर पावर माइनस 18 को बोलते हैं आट्टो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सा। एक्सा को क्या बोलते हैं, 10 पर पावर 18। क्या बोलते हैं, 10 पर पावर 18 को एक्सा बोलते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा योट्टा। योट्टा को कब बोलते हैं, 10 पर पावर 24 को योट्टा बोलते हैं। और योक्टो बोलते हैं 10 पर पावर माइनस 24 को। तो ये दोनों चीज एकदम आपको याद रखनी है कि क्या किसको बोला जाता है। जैसे आपका क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। जैसे होता है डेका। क्या होता है, डेका होता है। डेका के बाद क्या होता है, हेक्टो होता है। क्या होता है, हेक्टो होता है, ठीक है। तो यह सब चीज ध्यान दीजिएगा। हेक्टो के बाद होता है किलो, किलो के बाद होता है मेगा, मेगा के बाद होता है गीगा। ये सब चीज एकदम याद रखिएगा। ये हो गया दोस्तों 10 पर पावर 1, ये हो गया 10 पर पावर 2, ये हो गया 10 पर पावर 3, ये हो गया 10 पर पावर 4, ठीक है। और ये हो गया 10 पर पावर 5। इसी तरह से होता है। इसके बाद होता है गीगा के बाद होता है टेरा, टेरा के बाद होता है पेटा, पेटा के बाद होता है एक्सा, एक्सा के बाद जेट्टा, जेट्टा के बाद योट्टा। तो ये सब चीज एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए गीगा 10 पर पावर 9 होता है, तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होती है। देखिए घर्षण, घर्षण दोस्तों एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। मान के चलिए कि दो कोई वस्तु चल रहा है, मतलब घर्षण जो है हमारे जीवन काल में मित्र भी माना जाता है और क्या माना जाता है, शत्रु भी माना जाता है। मित्र कैसे माना जाता है कि कोई भी चीज को अगर आप पकड़ रहे हैं तो वहां पर घर्षण आपका कार्य करता है, यानी कि आपके विरुद्ध जो है घर्षण कार्य करता है, इसीलिए आप चल पाते हैं, बैठ पाते हैं। मतलब घर्षण अगर नहीं रहेगा तो उसके अलावा जीवन में कुछ नहीं बचेगा। और शत्रु इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर आपको पता होगा कि सालों में लाखों करोड़ों वर्ष का टायर खा जाता है, आपका चप्पल खिंच जाता है। ये सब दोस्तों घर्षण के शत्रु होने का कारण है। तो यहाँ पर बोला गया घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को क्या बोलते हैं, संघर्ष है। क्या है, एक दूसरे का संघर्ष है। ये बोल सकते हैं कि दो घर्षण जो है एक दूसरे संपर्क में दो सापेक्ष बिंदु का क्या है, संघर्ष माना जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और घर्षण जो है याद रखिएगा वस्तु के विपरीत कार्य करता है। क्या दोस्तों, वस्तु के याद रखिएगा विपरीत कार्य करता है, ठीक है। ये भी याद आपको रहनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का फॉर्मूला है। देखिए पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव किसको बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव मतलब होता है, तो यहाँ पर से याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है पृष्ठ तनाव। तो न्यूटन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, और मीटर को हम लोग दूरी या लंबाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से लंबाई हो जाएगा। तो बल इंटू लंबाई जो है क्या बना जाता है, तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक माना जाता है। और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन पर
मीटर होता है, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। देखिए बल इंटू लंबाई यहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है, ये गुना में नहीं होगा, बल इंटू लंबाई होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। या तो इसको लिख सकते हैं टी बराबर दोस्तों यहाँ पर से लिख सकते हैं बल बटे लंबाई। क्या लिख सकते हैं, बल बटे लंबाई। ठीक है, ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। टी इसको किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन को। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन को हमने क्या लिखा, टी डिनोट किए। ठीक है, ये एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। एसआई पद्धति में गुणज 10 पर पावर माइनस 15 का उपसर्ग क्या है। यानी कि 10 पर पावर माइनस 15 को अभी तुरंत हमने बताया कि ये कई बार पूछे गए, तो ये हो जाएगा फेमटो। क्या हो जाएगा दोस्तों, फेमटो। यहाँ पर जेप्टो अभी तुरंत हमने बताया 10 पर पावर माइनस 21 को क्या बोलते हैं, जेप्टो बोलते हैं। योट्टा किसको बोलते हैं, तो 10 पर पावर 24 को योट्टा बोलते हैं। और अट्टो किसको बोलते हैं, तो 10 पर पावर माइनस 18 को अट्टो बोलते हैं। तो ये अभी थोड़ा देर पहले पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब चीज को एकदम याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धूड़ी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटनाओं को उजागर करता है। यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि हवा की धूल और धूड़ी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटनाओं को उजागर करता है। तो यह हो जाएगा टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा दोस्तों, टिंडल प्रभाव हो जाएगा। तो यह भी चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान, ये जब कोई प्रकाश, क्या बोलिएगा दोस्तों, जब कोई प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन से, क्या बोलिएगा, जब कोई प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन से उसके माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और उसी प्रकीर्णन को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो यह एकदम आपको याद रखनी है। ये किसके द्वारा होता है, कोलाइडी विलयन के माध्यम से जब गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान दोस्तों क्या होता है, तो याद रखिएगा न्यूटन के दूसरे गति नियम से। देखिए न्यूटन का जो है गति नियम 3 नियम दिए। इसने दोस्तों प्रथम गति नियम से क्या निकलता है, तो याद रखिएगा बल का परिभाषा। क्या बोलिएगा, बल का परिभाषा जो है किससे निकलता है, तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से। न्यूटन के दूसरे नियम से क्या निकलता है, तो फार्मूला निकलता है। क्या निकलता है, फार्मूला निकलता है। फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, तो m मतलब द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों, और दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, a मतलब त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ पर से द्रव्यमान और त्वरण यानी सामग्री और त्वरण बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सामग्री यानी क्योंकि वस्तु, वस्तु का मतलब द्रव्यमान। ठीक है, और तीसरे नियम से क्या मिलता है, तो याद रखिएगा बल के बीच जो है संबंध मिलता है। क्या तो बोलिएगा, बल के बीच जो है संबंध का प्रावधान किया गया है न्यूटन के थर्ड लॉ में। तो यह सब चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अच्छा यहाँ पर न्यूटन आता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और न्यूटन बल का एसआई मात्रक की जब बात करिएगा तो ये होता है केजी, माफ कीजिएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज एकदम आपको याद रखेगा। और इसका कभी बीमा पूछ देता है तो याद रखेगा MLT-2। क्या याद रखेगा, MLT-2। ठीक है, ये सब कथन को एकदम याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ध्वनि की गुणवत्ता इसकी डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की गुणवत्ता जो है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा आवृत्ति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, आवृत्ति के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखनी चाहिए हर्ट्ज होता है। क्या बोलिएगा, हर्ट्ज होता है। क्या दोस्तों, हर्ट्ज होता है। तो यह एकदम आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर से बात आता है आवृत्ति। थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से समझिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 1/सेकंड। क्या होता है दोस्तों, 1/सेकंड। और इसका बीमा पूछेगा तो m0 l0 t-1। तो ये सब चीज एकदम याद रखिएगा, रेलवे के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए एकदम इसमें याद रखिएगा लेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल लेंस। क्या बोलिएगा, अवतल लेंस। और एक होते हैं आपका उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अवतल लेंस में याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष होता है। क्या बोलिएगा, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। और उत्तल लेंस में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। और दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलिएगा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से जो निकट की वस्तु को देख रहा है तो उसको वही दोष होता है। तो इसमें याद रखिएगा जो जिस वस्तु को देखता है वही दोष उसको रहता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसी स्पष्ट रूप से व्यक्ति पास की वस्तु यानी निकट की वस्तु को देख रहा है तो उसको निकट बिंदु है, निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कार्य की एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो ये सब एकदम आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर से ये भी पूछा जाएगा कि कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा कार्य बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। तो ये एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर 24 का उपसर्ग है। अभी तुरंत हमने बताया कि 10 के पावर 24 का क्या होगा, ये अभी तुरंत हमने आपको बताया कि 10 पर पावर 24 जो है किसका प्रावधान करता है। तो 10 पर पावर 24 जो है याद रखिएगा योट्टा का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। एक्सा किस पर होता है? 10 पर पावर 18 पर। ठीक है, ओट्टो क्या होता है? 10 पर पावर माइनस 21 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यानी कि शक्ति ज्ञात करने का जो है सूत्र क्या है, ये चीज आपसे पूछा गया। तो शक्ति ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? तो यानी पावर, कार्य बराबर शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है, तो याद रखिएगा कार्य बटे समय। क्या होता है दोस्तों? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति को डिनोट करते हैं पी से और डब्ल्यू को कार्य से, वर्क और टाइम को सेकेंड से। ठीक है, तो यह चीज एकदम आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर से हो जाएगा कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा वाट। क्या होता है? वाट होता है। यानी ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है, कोई वस्तु है उसको ऊपर से छोड़ा जाता है, तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जब भी कोई वस्तु ऊपर से छोड़ा जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा यू बराबर हो जाएगा एकदम जीरो। ठीक है, और कोई भी वस्तु जब ऊपर से छोड़ा जाएगा तो इसमें जो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा जो है कमी प्रतीत होगी। क्या होगा? याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा इसमें कमी प्रतीत होगी। और दोस्तों अस्थितिज ऊर्जा जो कमी प्रतीत होगी इसका रूपांतरण किस में हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। तो यहाँ पर से स्थितिज ऊर्जा का कार्यांतर किस में हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में। यानी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगा और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो संभावित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, जब किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी छोड़ा जाता है, अगर बोल देगा कि नीचे गिर जाता है तब क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊर्जा का नियम क्या कहता है कि न कि हम ऊर्जा को उत्पत्ति कर सकते हैं, न ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। तो यह भी कथन आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किन नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो जब भी जहाज और पनडुब्बी की बात करेगा तो वो आ जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या आ जाएगा दोस्तों? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को पूरी तरह से, जब किसी वस्तु है, ये मान के चलिए पूरी वस्तु है, ये पानी है, पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह जो है अपना, बोल सकते हैं कि अपना जो भार है वह, उसका बल जो है कार्य करेगा, वो अपना भार के प्रतीत के बराबर कार्य करेगा। तो यह चीज बोला जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा की कुल दूरी को कुल किए गए समय में विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए यहाँ पर कुल दूरी है और कुल दूरी बटे कुल समय। क्या बोलिएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी बटे समय किसका होता है? तो याद रखिएगा चाल का। चाल को हम लोग वेग भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा यानी कुल दूरी बटे कुल समय बराबर औसत वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। सॉरी, चाल होगा यहाँ पर, वेग नहीं होगा, चाल होगा। तो चाल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो औसत गति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? यानी कि वाष्पीकरण की दर को कम करता है कौन? देखिए वाष्पीकरण से जो है ढेर सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा वाष्पीकरण जो है, ताप अगर बढ़ेगा, ताप अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा ताप अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की भी दर बढ़ेगा, और ताप अगर घटेगा, क्या बोलिएगा? ताप अगर घटेगा तो वाष्पीकरण की दर भी घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, तो यह चीज एकदम याद रखिएगा। यही चीज लागू होता है आपके किसके द्वारा? तो याद रखिएगा वायु की गति में। वायु की गति में भी क्या होता है? तो याद रखिएगा ताप अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा, और दोस्तों वायु की वृद्धि में, गति में अगर वृद्धि में कमी होगा तो वाष्पीकरण की दर भी कमी होगा। तो ये भी लागू होता है। और यह दोस्तों तापमान की वृद्धि यानी कि आर्द्रता की कमी का एक विपरीत होता है। अगर मान के चलिए कि आर्द्रता में कमी होगा तो वाष्पीकरण की दर जो है क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वो आर्द्रता में अगर वृद्धि होगा, क्या होगा? आर्द्रता में अगर वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण की दर जो है घट जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तापमान में वृद्धि होगा तो वृद्धि होगा तो कमी होगा, क्षेत्रफल में कमी होगा नहीं, ये क्षेत्रफल में अगर कमी होगा, सतह
की क्षेत्रफल में अगर कमी होगा तब क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर को कमी हो जाएगा। यानी कि तीनों कंडीशन में आपका डायरेक्ट होता है समानुपाती, लेकिन आर्द्रता की कमी में ये हो जाता है व्युत्क्रमणपाती। जैसे वाष्पीकरण की दर की कमी होता, यहाँ पर आर्द्रता अगर वृद्धि हो जाता तो यह आपका राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है। देखिए जूल, जूल जो है किसका एसआई मात्रक होता है, तो याद रखिएगा कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर बोला जाता है कि आपकी ऊर्जा है तो आप कार्य करने में सक्षम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की हम लोग देखते हैं, एक्सरे की खोज किसने किया। देखिए एक्सरे का खोज किसने किया, तो रोंटगेन ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो याद रखिएगा कब मिला था, 1901 ईस्वी में। कब मिला था दोस्तों, 1901 ईस्वी में मिला था। तो ये एकदम आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा किया जाता है। तो पृथ्वी के कारण जो घूर्णन जो होता है, इसको आभासी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोसिस बल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जो घूर्णन के कारण आभासी बल को क्या कहा जाता है, कैरियोलिस बल कहा जाता है। तो यह चीज एकदम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है। देखिए कोई भी है ये सीधी रेखा में जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति करेंगे। और सीधी रेखा में याद रखिएगा दूरी और विस्थापन जो है बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, दूरी और विस्थापन हमेशा जो है क्या होगा, बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। ये एकदम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है। यानी कि ताप के स्थानांतरण जो है किस उपकरण से द्वारा मापा जाता है, तो याद रखिएगा कैलोरीमीटर के द्वारा। किसको मापते हैं, ताप को किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, ताप मतलब हुआ हीट। क्या दोस्तों, हीट हुआ। हीट को हम लोग किस में मापते हैं, उष्मा को कैलोरी में मापते हैं। यहाँ पर हाइड्रोमीटर दिख रहा होगा, हाइड्रोमीटर को याद रखिएगा क्या मापते हैं, हाइड्रोमीटर से हम लोग गुरुत्वीय गुरुत्वीय बोल सकते हैं, सापेक्षता को मापते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय सापेक्षता को मापते हैं। तो यह एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोला गया है, समय अवधि का सूत्र क्या होता है। यानी कि समय अवधि का जो है सूत्र क्या होता है, समय अवधि का सूत्र का कहने मतलब हुआ 1/आवृत्ति। क्या बोलिएगा, 1/आवृत्ति जो है समय अवधि का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। देखिए पृथ्वी का जो ये आंतरिक गर्मी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलिएगा, भूतापीय ऊर्जा हम इसको बोलते हैं। तो यह एकदम आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो mgh होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। जहां पर दोस्तों m क्या है, द्रव्यमान है, g गुरुत्व त्वरण है और h दोस्तों आपका ऊंचाई है। यहाँ पर m आपका द्रव्यमान हो जाएगा, b आपका वेग हो जाएगा। तो यह सब चीज एकदम आप याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन को दर को क्या कहा जाता है। यानी कि प्रति इकाई समय में, यानी कुछ समय में जो है प्रति वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और त्वरण बराबर याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों, त्वरण बराबर होता है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड। क्या बोलिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यह एकदम आप याद रखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलन की संख्या को क्या कहा जाता है। तो दोलन की जो ये घटना होता है, तो याद रखिएगा, मान के चलिए ये दोलन की घटना है, इसको प्रति सेकंड दोलन की संख्या को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा आवृत्ति बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, आवृत्ति बोला जाएगा। तो ये एकदम आप याद रखनी है। अच्छा दोलन, दोलन किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा दोलन गति होता है। एक होता है दोस्तों क्या, दोलन गति। याद रखिएगा दोलन गति। दोलन गति कहने का मतलब हुआ कि बार बार एक कोई वस्तु है वो दोस्तों ऊपर से आए या नीचे से आए, या तो दाएं से आए या बाएं से आए, यानी कि बार बार गति को दोहराता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव सीमा क्या है। देखिए श्रव सीमा जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, श्रव सीमा याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों याद रखिएगा प्राश्रव तरंग। क्या बोलिएगा, प्राश्रव तरंग बोलते हैं, प्राश्रव तरंग। एक होते हैं श्रव,
स्रव साउंड, क्या बोलिएगा, स्रव, ठीक है। और एक होते हैं अश्रव, क्या बोलिएगा, अश्रव, ठीक है। तो याद रखिएगा। जैसे स्रव के बारे में यहाँ पर पूछा गया, स्रव सीमा होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ऑप्शन नंबर डी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं, याद रखिएगा, प्रासरव तरंग। प्रासरव तरंग किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज से जो भी अधिक होगा, 20,000 हर्ट्ज से जो भी अधिक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रासरव तरंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रासरव तरंग बोलेंगे। और 20 हर्ट्ज से जो कम होगा, 20 हर्ट्ज से जो कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अश्रव तरंग। क्या बोलिएगा, अश्रव साउंड बोलेंगे या अश्रव तरंग बोलेंगे। तो यह एकदम आप याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विलयनों के शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। ठोस को जो है क्रिस्टल के रूप में करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीकरण बोलेंगे। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन दिख रहा होगा, ऊर्ध्वपातन याद रखिएगा, कोई भी तरलीय अवस्था यानी गैसीय अवस्था को डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और संघनन के लिए बोलते हैं, जब भी कोई याद रखिएगा गैस जो है वो दोस्तों द्रव की अवस्था में चल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन विधि द्वारा ये तैयार किया जाता है। तो यह सब चीज एकदम आप याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है। देखिए पास्कल का नियम, पास्कल का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब। और दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो यह एकदम आपको याद होगा। और दोस्तों पास्कल का नियम क्या कहता है, मान के चलिए ऐसा कोई वस्तु है, ठीक है, ऐसा कोई वस्तु है, ऐसा कोई वस्तु है, यहाँ पर है, ये है और ये है, ठीक है, और ये है। यहाँ पर कुछ अध्यारोपित कर दिया है, छोटा सा मतलब कि बोल अध्यारोपण पिन लगा दिया है और ऊपर से इसमें जो है प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर जब दिया जाता है तो ये तीनों भागों में जो है समान रूप से परिवर्तित होता है। अगर यहाँ से मानिए 10 पास्कल दिए हैं तो यहाँ भी 10 पास्कल होगा, यहाँ भी 10 पास्कल करेगा और यहाँ भी 10 पास्कल करेगा। और इसमें अगर द्रव होगा तो याद रखिएगा तीनों जगह समान रूप से परिवर्तित करेगा, इसी को बोलते हैं पास्कल का नियम। तो ये दोस्तों किसमें होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, मशीन हो गया, ब्रेक हो गया, ये सभी पे कार्य किस पे करते हैं, पास्कल पे कार्य करते हैं। और पास्कल का एसआई मात्रक हमने अभी तुरंत बताया दाब, और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या बोलिएगा, बल बटे क्षेत्रफल, या तो इसको बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके हम लोग जानते हैं कि क्या है, पथरी है कि क्या है। अच्छा पथरी को याद रखिएगा किसके द्वारा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। तो ये चीज एकदम आप याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पानी की बूंदों के रूप में नमी से स्रावित होने को कहा जाता है। यानी कि पानी की बूंदों के जो नमी की स्रावित होती है इसको बोलते हैं जल वृष्टि। क्या बोलिएगा, पानी की अगर बूंद होगा तो उसको बोलेंगे जल वृष्टि। तो जल वृष्टि यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ वृष्टि है, तो वृष्टि आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विद्युत के KCL का पूर्ण रूप क्या होगा। यानी KCL तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा किरचॉफ। क्या बोलेंगे, किरचॉफ, किरचॉफ बोलेंगे, ठीक है। किरचॉफ्स किरचॉफ्स बोल सकते हैं। करंट लॉ क्या बोलेंगे, किरचॉफ करंट्स लॉ, ठीक है। ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। किरचॉफ का धारा नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, KCL का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यहाँ पर आपको सीधा करके परिभाषा दिया गया है और आपको आंसर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किसका, अभी तुरंत हमने बताया ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर, या तो इसको इसी को बोलते हैं गुरुत्व सापेक्ष। क्या बोलते हैं, गुरुत्व सापेक्ष, अभी तुरंत हमने बताया। यहाँ पर हाइग्रोमीटर दिख रहा होगा तो इससे हम लोग क्या मापते हैं, आर्द्रता मापी मापते हैं। क्या दोस्तों, आर्द्रता मापी मापते हैं। फाइथोमीटर से क्या मापते हैं, तो याद रखिएगा समुद्र की गहराई मापते हैं। क्या, समुद्र की गहराई, ठीक है। ये चीज एकदम आप याद रखनी है। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा बायोमीटर, बैरोमीटर होगा। क्या होगा, बैरोमीटर होगा। तो बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो यह भी चीज एकदम याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। अगर बैरोमीटर अचानक नीचे गिर जाएगा तो याद रखिएगा आंधी तूफान होगा। क्या होगा, आंधी तूफान होगा। अगर नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो याद रखिएगा बारिश होने की संभावना होगा। और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो याद रखिएगा मौसम साफ होगा। तो यह सब चीज एकदम आप याद रखनी है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या होगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई कब आया था, तो 1970-71 जो भी ऑप्शन में रहेगा आपको टिक कर देनी है। तो आयाम की इकाई दोस्तों क्या होता है, आयाम एक प्रकार का विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। मीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पर दोस्तों हर्टज, हर्टज किसका है, तो याद रखिएगा आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, हर्टज है। सेकंड दोस्तों किसका है, समय का एसआई मात्रक क्या है, सेकंड है। फैराडे ने क्या किया था, तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का खोज किया था। क्या दोस्तों, ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा फैराडे ने किया था। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोला गया विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विकिरण को मापने के लिए गीजर मूलर काउंटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो याद रखिएगा विभवांतर को मापते हैं। क्या दोस्तों, विभवांतर को मापेंगे। आमीटर से क्या मापेंगे, विद्युत धारा को मापेंगे। और स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर की कई बार यहाँ पर बात आती है कि स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। तो इसको स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, यह चीज एकदम याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी भौतिक संकेत को अगर विद्युत संकेत में बदलना है तो उसमें दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों, ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। मान के चलिए डायनमो, क्या है डायनमो। डायनमो क्या करता है, तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। क्या दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी का विपरीत काम कौन करता है, तो याद रखिएगा मोटर। मोटर क्या करता है, तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रभावित करता है। तो यह सब भी एकदम आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों का प्रकाश को जांचने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों दांत जो है छोटा है उसको बड़ा करके दिखाना, कोई भी चीज को बड़ा करके दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान के चलिए गाड़ी के हेडलाइट के रूप में। क्या दोस्तों, गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग अवतल दर्पण का। मान के चलिए दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा ये भी करते हैं अवतल दर्पण का। यहाँ पर बात आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग कोई भी चीज को छोटा करके देखने में प्रतीत करते हैं। जैसे आपका हो गया गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। क्या दोस्तों, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है। यानी कि काम करने, अगर आपको काम करने का शक्ति है तो ऊर्जा स्थानांतरण दर की हम लोग क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। सॉरी, आपके पास शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास जो है अगर काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर की बात को करता है तो आपके पास माना जाएगा कि शक्ति है। और शक्ति बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा कार्य बटे समय होता है। क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा बल गुना विस्थापन बोलते हैं। बल गुना विस्थापन बटे समय। अगर संवेग के संरक्षण के सिद्धांत से पूछेगा तो याद रखिएगा बल गुना वेग भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को डैश के रूप में प्रशंसित किया जाता है। यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो किया जाता है दोस्तों विकिरण के द्वारा, विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा इसको जो है प्रशंसित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम आप याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हाइड्रोक्लोरिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक तनाव हो गया और आयतनिक तनाव हो गया। जब भी हमने तनाव की बात बोला तो यहाँ पर से किसका नाम प्रयोग होगा, पास्कल का प्रयोग होगा। और पास्कल किसके एसआई मात्रक क्या होता है, दाब। और जितने भी दाब होते हैं, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और जितने भी दाब होते हैं दोस्तों वो किसके गुणक होते हैं, तो याद रखिएगा प्रत्यस्था गुणांक के बल के बराबर होता है। तो प्रत्यस्था गुणांक हो जाएगा, प्रत्यस्था गुणांक तो यहाँ पर से हो जाएगा आयतन प्रत्यस्था गुणांक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। जितने भी प्रत्यस्था गुणांक होते हैं सभी जो है दाब के बराबर होते हैं। तो यह भी चीज एकदम याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए डैश विद्युत स्थैतिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। क्या दोस्तों, ट्रांसफार्मर का। अगर आप बिजली के एक फेज को बिना बदले चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफर याद रखिएगा एसी धारा को परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर, और ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा फैराडे ने किया था। किसने दोस्तों, फैराडे ने किया था। तो यह एकदम आप याद रखिएगा। और फैराडे ने जो है इनका खोज कब किया था, 1831 ईस्वी में। यह भी चीज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। तो यह भी चीज एकदम आप याद रखिएगा। विभवांतर को पूछा जाएगा तो इसीलिए विभव बोलेंगे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये अब तो आपको पता होगा, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर क्या करता है, और न्यूटन के द्वितीय द्वितीय नियम पर यह आधारित है। तो गति शक्ति का संरक्षण हो जाएगा, इसी को संवेग का संरक्षण भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दबाव का सूत्र क्या होता है? दबाव यानी कि पास्कल। पास्कल दाब, दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? तो बल बटे क्षेत्रफल। कई बार हमने आपको बताया, तो बल बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो बल बटे क्षेत्रफल देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सोनार। सोनार का विस्तारित क्या है? तो सोनार को कैसे लिखते हैं? SONAR। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इसको जो हम लोग बोलते हैं साउंड, क्या बोलेंगे? साउंड नेविगेशन। क्या बोलेंगे? साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेजिंग। क्या बोलेंगे? एंड रेजिंग। ठीक है, एंड रेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका फुल फॉर्म यहां पर दिया गया है ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। यहां पर हिंदी में आपसे पूछा जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों याद रखिएगा, समुद्र या पानी में किसी भी डूबे हुए चीज को पता करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला। बोला जाता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। और त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, वेग बटे समय होता है। तो वेग बटे समय हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी वेग में परिवर्तन की दर, यानी दर मतलब समय को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और त्वरण एक प्रकार का सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। यह भी चीज एकदम याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एसआई पद्धति में 10 पर पावर माइनस 21 का उपसर्ग क्या होगा? तो 10 पर पावर 21 का उपसर्ग हमने कई बार आपको बताया कि इसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और इसको आपको जो है याद रखिएगा, कमेंट में करनी है, क्योंकि हमने आपको कई बार बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? यानी कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो याद रखिएगा, ह्यूजेंस ने दिया था, क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश तरंग। और ये कब दिए थे? इसका सिद्धांत आया था 1678 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों? 1678 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? फॉर्मूला याद रखिएगा, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है? आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप वहां से एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। द्रव्यमान को क्या होता है? केजी, और आयतन को क्या लिखते हैं? मीटर क्यू। यहाँ पर से क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यू। क्या बोलिएगा? केजी पर, माप चाहते हैं, केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से देखिए, केजी मीटर क्यू हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा, केजी मीटर क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। या तो इस तरह से लिख सकते हैं या तो इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है? तो 1.31 हो जाता है। क्या होता है? बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड का, इसका क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलिएगा? वर्ण विक्षेपण बोलिएगा। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, VIBGYOR। क्या होता है? VIBGYOR, यानी कि वायलेट यानी बैगनी, इसमें इंडिगो होता है, इसमें दोस्तों ब्लू होता है, इसमें ग्रीन होता है, इसमें येलो होता है, इसमें ऑरेंज होता है, और इसमें मतलब रेड होता है। तो यह चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए किए गए कार्य एक बाहरी बल के डैश कहलाता है। तो यह चीज पूछा गया, यानी कि संवेग के नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए, मान के चलिए कि थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर बहुत ज्यादा बल लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। तो यहां पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आवेग बराबर क्या होता है? फॉर्मूला तो याद रखिएगा, बल गुना समय। बल गुना समय बराबर क्या होता है? आवेग। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या बोलिएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए जहां भी रंग की बात आएगा वहां पर दोस्तों किसका बात आएगा? प्रकीर्णन का बात आएगा। तो यह चीज भी एकदम आपको याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यह भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। क्या बोलिएगा? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वहीं अगर बैगनी की बात करेगा तो बैगनी का सबसे क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर अपवर्तन, अपवर्तन के कारण क्या होता है? कोई भी चीज याद रखिएगा, पानी का अगर जहां पर बात आई, पानी में डूबा हुआ मुरा प्रतीत हो रहा है, सीधा प्रतीत हो रहा है, वहां पर आपको अपवर्तन ठीक करनी है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों ब्रह्मांड को उत्पत्ति के संदर्भ में ये दोस्तों सिद्धांत दिया गया था, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये 1927 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1927 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल कार्य के बराबर होता है, यह कथन किसका है? यानी कि गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में, याद रखिएगा गतिज ऊर्जा जिसको कि हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो है काइनेटिक एनर्जी जो है किसके बराबर होते हैं? ऊर्जा के बराबर होते हैं, यानी कि एनर्जी के बराबर होते हैं। यह दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में कार्य ऊर्जा के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर भिन्न बलों पर दिए गए कार्य से, तो यह हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से होता है। क्या दोस्तों? ये यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से होता है, तो यह चीज एकदम आप याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला को हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है। और दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकती। तो ध्वनि दोस्तों निर्वात से होकर नहीं गुजरती है, यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। ध्वनि सबसे कम निम्न स्थान पर कहां पर होता है? निर्वात में। और यहीं प्रकाश सबसे अधिक कहां पर होता है? तो याद रखिएगा निर्वात में। ठीक है, यह चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में विद्युत ऊर्जा को वाणिज्यिक ऊर्जा किलोवाट घंटा क्या होता है? यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछा जा रहा है, तो 1 किलोवाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1000 वाट लिख सकते हैं। और घंटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम लोग 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, और वाट को हम लोग जब बदलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर से लिख सकते हैं, याद रखिएगा 1000 वाट को हम लोग लिख सकते हैं जूल बटे सेकेंड। जूल बटे सेकेंड लिख सकते हैं, गुना 3600 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000 पर 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो, तो यानी 3600 पर दोस्तों 5 जीरो हम लोग बोल सकते हैं। और ये जूल हो जाएगा, 36 पर 5 जीरो इंटू जूल, ऑप्शन नंबर बी। और इसी को लिखने का तरीका है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। यह भी चीज एकदम याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा अवस्था में डैश अधिक ऊर्जावान और उत्तेजित होती है। तो यह दोस्तों किसके? गैस में, आयनीकृत गैसें में जो है उत्तेजित कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में से एक माध्यम से आपतित दूसरे माध्यम में अपवर्तित कोण 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा, वो एक प्रकार का क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो यह चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? यानी कि अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो विस्ट स्टोन ब्रिज का। क्या दोस्तों? विस्ट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं अनियमित प्रतिरोध को मापने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। तो यह चीज याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बोस आइंस्टीन द्रव संघनक को डैश की गैस को समान वायु के अति निम्न ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो ये दोस्तों अति निम्न घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अति निम्न घनत्व। देखिए पदार्थ की जो अगर बात करेगा, सॉरी यहाँ पर बात करते हैं पदार्थ की। क्या दोस्तों? पदार्थ की दोस्तों पांचवी अवस्था क्या कहलाई? पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाई, याद रखिएगा बोस्ट एंडीन कंसोसेट। क्या दोस्तों? बोस्ट एंडीन कंसोसेट। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बोस्ट एंडीन कंसोसेट सबसे निम्न ताप पर इसको प्राप्त किया जाता है। क्या दोस्तों? निम्न ताप पर प्राप्त किया जाता है। वहीं अगर पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करेगा तो चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है, जिसको कि उच्च ताप पर प्राप्त किया जाता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो याद रखिएगा आइजैक न्यूटन। और दोस्तों किसने? आइंस्टीन ने। और दोस्तों किसने? सत्येंद्रनाथ बोस ने। यह भी चीज याद रखिएगा। और इसका गठन कब हुआ था? 1924-25 में। कब दोस्तों? 1924-25 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? मात्रक देखिए, बेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कई बार एग्जाम में आपको इस तरह के पूछेंगे। तो बेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा बेग का। ठीक है, विस्थापन का क्या होता है दोस्तों? तो विस्थापन का होता है मीटर। क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। ठीक है, याद से देखिएगा मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है गति। क्या पूछा जाए? गति। गति का क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा गति एक ही हुआ, गति और वेग दोस्तों एक ही हुआ, मीटर पर सेकंड हुआ। ठीक है, और वेग त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर गति और वेग का बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर जो है आपको शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर अभी तुरंत हमने बताया कार्य बटे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य बटे समय हो जाएगा। अच्छा, एक
हॉर्स पावर यानी एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 746 वाट होता है। क्या दोस्तों, 746 वाट होता है, यह भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने पर अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने का किस उपयोग का पता हम लोग कर सकते हैं, ये चीज क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें दोस्तों हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल माध्यम में किसी वस्तु के घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डैश के द्वारा किया जाता है। यानी कि तरल माध्यम में कोई भी वस्तु अगर द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है, उसका दोस्तों घूर्णन की गति का घटना हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, तो मैग्नेस प्रभाव से करते हैं। किसका दोस्तों, मैग्नेस प्रभाव से करते हैं। तो यह चीज एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है। तो इसमें दोस्तों विसरण होता है और दोस्तों क्या होता है, अपवाह होता है। विसरण होता है और अपवाह होता है। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दे दिया है। विसरण को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और अफवाह को ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो यानी डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है। शून्य दोस्तों किसमें होगा, रुद्धोष प्रक्रम में होगा। किसमें होगा दोस्तों, रुद्धोष प्रक्रम में ये शून्य होगा। तो यह चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका प्रक्रम जो बोला जाता है तो याद रखिएगा डी बराबर होता है 0। क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। ये भी सॉरी, माध्यम का जब तापमान बढ़ेगा दोस्तों तो ध्वनि की गति भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो यह भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि असंपीड़ित तरलों की प्रवाह की गति को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यह चीज पूछा गया। तो याद रखिएगा बैटरी मीटर का प्रयोग करते हैं। और यह दोस्तों किस पर सिद्धांत है, तो याद रखिएगा बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर है। क्या दोस्तों, बर्नौली के प्रमेय। बर्नौली एक दोस्तों धारा रेखीय पर, याद रखिएगा धारा रेखीय पर यह काम करता है। क्या दोस्तों, धारा रेखीय पर काम करता है। बर्नौली का प्रमेय क्या करता है कि जहां पर वेग अधिक होगा वहां पर दोस्तों क्या होगा, दाब कम होगा। यह चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। जहां पर दोस्तों धारा एकदम ज्यादा है वहां पर आपको डूबने की क्षमता कम दिखेगी। और दोस्तों जहां पर मतलब जल जो है शांत है वहां पर दाब अधिक है, इसलिए आप वहां पर डूब सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका फिजिक्स का पूरा महामैराथन था। जितने भी आरपीएफ एसआई में एग्जाम में आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को हमने आपको कराने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करिएगा कल आपको किस विषय का प्रैक्टिस सेट चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दोस्तों हम चाह रहे हैं कि आपके लिए जो है अब जो है एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो कि डेली जो है 50 क्वेश्चन जिस तरह आरपीएफ एसआई में पूछा जाता है वो भी आपको प्रैक्टिस सेट एक एक दिन कराया जाए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।